मैं दिल्ली जल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वाटर मतलब जो वाटर सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो आना चाह रही हैं इंडिया में, तो वो एक अपना एक पूरा बाकायदा एक प्लान के तहत ही आ रही है, जिसमें फैसिलिटेटर है जो फंडिंग एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, जैसे वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, JPIC, ये 5-6 जो संस्था है जो मीन्स सो कॉल्ड गरीब देशों को सोशल एक सहायता के तौर पर जो पैसा देते हैं, कर्ज देते हैं नॉमिनल रेट पर, तो वो एक मास्क है कि मतलब हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन उस मास्क के पीछे उनका जो मोटो है वो यही है कि फर्जी काम क्रिएट कराओ और पब्लिक का पैसा लूटो और सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो। 2000 ये दिल्ली जल बोर्ड बना है 98 में। थोड़ा सा हिस्ट्री ज़रूर बताना चाहूँगा। और उसके बोर्ड बनने के साथ ही वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर एंट्री हुई। तो वर्ल्ड बैंक ने प्रपोजल दिया कि भाई हम आपका जो दिल्ली का वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम है उसको हम स्टडी करेंगे, मीन्स इंटरनेशनल कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे, उसका सारा खर्च वो खुद वहन करेंगे, मीन्स वर्ल्ड बैंक। और उस पर वो जो भी प्रपोजल देगा, जो भी रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी डेफिशिएंसी वो ऑब्जर्व करेगा और उसके ऊपर जो भी वो रेक्टिफिकेशन के लिए जो भी प्रपोजल देगा, वो प्रपोजल को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम नॉमिनल रेट पर आपको फंड देंगे, मीन्स 0.5% या 1% ऐसा कुछ उनका है। तो 2000-2001 में उसने सीवर और वाटर दोनों में ही ये प्रपोजल दिए। और 2006 में मैं दिल्ली जल बोर्ड में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्लानिंग ड्रेनेज, मतलब पूरे दिल्ली का प्लानिंग ड्रेनेज में देखता था। तो उस वक्त में सीवर रिहेबिलिटेशन के जो काम उसने प्रपोज किए थे उसके एस्टिमेट मेरे पास आए और उसमें जो रिपेयरिंग की कॉस्ट थी वो उसने जो दी थी वो 1 मीटर के टुकड़े की रिपेयरिंग कॉस्ट की डाया के हिसाब से वो थी जो मैक्सिमम था 2.25 लाख रुपए पर मीटर, 1,75,000 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर का टुकड़े की रिपेयरिंग। तो किलोमीटर्स में वो कहाँ जा रहा था फंड। तो उसके ऊपर पहली बार मैंने उसको जब सर्च किया तो उसके ऊपर फिर मैंने बहुत कुछ लिखा। और चूंकि मैंने नई पोस्टिंग हुई थी वो इसलिए मेरे को तुरंत हटा नहीं पा रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने क्या कि पहले प्रेशर के थ्रू मुझे हटाना चाह रहे कि वो हो नहीं पाया। तो वो ब्रीफ कर दूं कि वो 2009 में जाकर के CBI ने उसके केस दर्ज किए, और लेकिन 2008 में CBC ने केस दर्ज किए और उसी वक्त उसने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी। दिल्ली पुलिस ये जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके पास गया, लेकिन वो कर नहीं पाया, उसको मतलब दर्ज नहीं कर पाया। और वहाँ से फिर वो CBI पर ट्रांसफर हुआ, वहाँ से वो केस दर्ज हुआ और वहाँ का भी हाल बहुत बुरा है। अल्टीमेटली वहाँ भी उन्होंने भी क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट तो जमा कर दी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन में वो कोर्ट के अंदर वापस इसको फंसा दिया कि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है क्लोजर को। मतलब उसका जो गेम है, और उनमें से अधिकांश जो लाइनें थी जिनका रिहेबिलिटेशन हुआ है, उनमें से बहुत सी लाइनें ऐसी थी जब वो ओपन हुई तो एकदम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही नई स्थिति में थी। अब मैं आता हूँ वाटर के ऊपर कि वाटर में 2000 में साथ जो उसने रिपोर्ट जमा की थी उसमें बेसिकली जो 2000 कनेक्शन, मतलब उस वक्त 16.5 लाख कनेक्शन थे पूरे दिल्ली में, और उसमें से 2000 कनेक्शन का 2 छोटे पॉकेट का उसने स्टडी किया और अपने से ही उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उसने 40% लीकेज के थ्रू लॉसेस दिखाए, मतलब जो टोटल वाटर सप्लाई का 40% लीकेज लॉस। ये आप इसको एक मॉडल के रूप में समझ लें, और यही जहाँ ये लोग काम करते हैं वहाँ पर सब इसी फॉर्मेट में
सिमिलर टाइप की रिपोर्ट तैयार होती है और सब जगह इसी फॉर्मेट में तैयार होती है। इसलिए मैं आपको ये ठीक ढंग से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ये आप समझ जाएंगे तो फिर लड़ना कैसे और किससे लड़ना है, तो किसको क्या बोलना है वो आप समझ जाएंगे, उससे समझ लेंगे फिर। तो 40% मतलब 100 जो सप्लाई हो रहा है उसका 40% लीकेज के थ्रू लॉस हो जा रहा है, केवल 2% अनऑथराइज चोरी के थ्रू जो हो रहा है, और 8% डिजिटल बोर्ड का स्टाफ और जो उसके ऑफिसर्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, 50% रेवेन्यू आ रहा है। उसी के आधार पर उसने बहुत सारे काम प्रपोज किए और वो उसमें से बहुत कुछ एग्जीक्यूट हुआ, कुछ पाइपलाइन में और काफ़ी चलता जा रहा है, मतलब लगभग काफ़ी लंबा चौड़ा बजट उस पर कंज्यूम हुआ। लेकिन 2004-05 में जब जोन को जब उसने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो